एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम जानवी सिंह राजपूत है, जो उदयपुर शहर से है, जिसे हम राजपूतों का शहर भी कहते हैं। यहाँ अपनी परंपरा और अपनी इज्जत का बहुत मान रखा जाता है। जानवी भी राजपूताना परिवार से थी। एक शाही खानदान से होने के बावजूद वो एक सादा जीवन ही जी रही थी। जानवी अपनी माँ के साथ दिल्ली शहर में रहती थी और डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही थी। जानवी की माँ एक शिक्षिका थी, जो जानवी का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती थी। माँ के रहते हुए जानवी को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जानवी के पिता उदयपुर में ही रहते थे और ये बात जानवी को पता थी, लेकिन जानवी ने अपनी माँ से कभी कोई सवाल नहीं किया कि वो क्यों कभी उदयपुर नहीं गई, या उसके पिता भूपेंद्र सिंह राजपूत कभी उससे मिलने क्यों नहीं आए। प्रिया दुबे जानवी की सबसे अच्छी मित्र थी, जो जानवी के साथ ही पढ़ती थी, कॉलेज भी साथ ही जाया करती थी। प्रिया के पापा कॉलेज के प्रिंसिपल और सीनियर डॉक्टर थे। एक दिन जानवी की माँ को कोर्ट से नोटिस आया, और पहले भी जानवी की माँ को कोर्ट से नोटिस आते रहते थे, लेकिन कभी भी जानवी ने सवाल नहीं किया। वो चाहती थी कि उसकी माँ खुद उसे सब बताएं। हर बार जानवी की माँ सिर्फ 2 दिन के लिए जाती थी, पर इस बार उन्हें 3 महीने के लिए जाना था। जानवी की माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि जानवी का इम्तहान 1 महीने बाद था और वो कभी जानवी को इतने दिनों के लिए अकेले छोड़कर नहीं गई थी। वो अपनी बालकनी में बैठकर सोच ही रही थी कि इतने में जानवी कॉलेज से घर आई। साथ में प्रिया भी थी। प्रिया एक बहुत चुलबुली लड़की थी और जानवी एकदम शांत। प्रिया, आंटी आंटी। तभी जानवी की माँ बालकनी से अंदर हॉल में आई और बोली। जानवी की माँ, हाँ बेटा बोलिए, क्या खाना है आप दोनों को? हम अभी बनाकर लाते हैं। प्रिया, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है। यह सुनकर जानवी की माँ वहीं सोफे पर बैठ गई। उतने में प्रिया की नज़र जानवी की माँ पर गई, जो उदास बैठी थी। प्रिया, आंटी आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ बात है क्या? जानवी की माँ, बेटा वो हमें 3 महीनों के लिए उदयपुर जाना था, कुछ काम से, लेकिन जानवी को अकेले छोड़कर कैसे जाएं? प्रिया, बस इतनी सी बात? जानवी मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी, और बस अब आप सोचना बंद कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जानवी की माँ, पर बेटा आपके साथ कैसे? आपके परिवार वाले क्या बोलेंगे? प्रिया, कुछ नहीं बोलेंगे। जानवी तो वैसे भी पापा को बहुत पसंद है, पापा की सबसे अच्छी स्टूडेंट जो है। जानवी, हाँ लेकिन हम तुम्हारे घर कैसे जाएंगे प्रिया? माँ हम अकेले रह लेंगे, आप परेशान मत होइए। जानवी की माँ, लेकिन बेटा आजकल समय ठीक नहीं है और आप कभी अकेले इतने दिन नहीं रही हैं। प्रिया, आंटी मैं कह रही हूँ ना, आप आराम से जाइए और अपना काम करके आराम से आइए। जानवी मेरे साथ अच्छे से रहेगी और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें मेरी गारंटी है। प्रिया थोड़े मजाकिया तरीके से, और जानवी जी आप चुप से कपड़े पैक कर लीजिए और चलिए हमारे साथ। थोड़ा हमें भी अपनी खातिरदारी का मौका दीजिए। जानवी की माँ, फिर तो ये अच्छा हो गया, हमारी परेशानी थोड़ी कम हो गई। जानवी, आपको कब जाना है माँ? जानवी की माँ, कल ही जाना है। प्रिया, फिर जानवी तुम आज ही अपने कपड़े पैक कर लो और चलो मेरे साथ। जानवी की माँ, चलो कपड़े हम पैक कर देते हैं, आप दोनों बैठिए, हम बस 2 मिनट में आए। प्रिया, ठीक है आंटी। 2 मिनट बाद जानवी की माँ 2 बैग पैक करके बाहर आई। प्रिया, एक काम करते हैं, मैं स्कूटी से आगे जाती हूँ और ऑटो रिक्शा में तुम सामान लेकर मेरे पीछे आना। जानवी, ठीक है। फिर सब नीचे गए और जानवी की माँ ने जानवी को ऑटो में बैठा दिया। जानवी ने माँ के पैर छुए और माँ से अलविदा लेते हुए ऑटो में बैठ गई। जानवी बहुत परेशान लग रही थी। उतने में जानवी और प्रिया घर पहुँचे और ऑटो वाले को पैसे देकर दोनों घर के अंदर पहुँचे। प्रिया अपने घर में सबकी लाडली थी। प्रिया, माँ पापा दादू दादी कहाँ हो आप लोग? सब दौड़कर बाहर आए और पूछने लगे, क्या हुआ प्रिया? उतने में प्रिया हंसने लगी और बोली, देखो जानवी, ये मेरा प्यारा परिवार है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जानवी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। प्रिया, आओ जानवी, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाती हूँ।
ये मेरी मम्मी कविता दुबे। जानवी धीमी आवाज़ में। नमस्ते आंटी। प्रिया, और इनसे मिलो, मेरे दादू आयुष्मान दुबे और दादी अंजना दुबे। जानवी मुस्कुराते हुए। नमस्ते दादी और दादू। प्रिया, और इनसे मिलवाने की ज़रूरत है क्या? जानवी मुस्कुराते हुए। नहीं, हमारे सर मिस्टर वेदांत दुबे। वेदांत, प्रिया के पापा। वेलकम जानवी, पर तुम यहाँ वो भी बैग के साथ? प्रिया, हाँ पापा, जानवी हमारे साथ 3 महीने रहेगी। प्रिया ने सारी बात अपने पूरे परिवार से बताई। तो पापा, जानवी यहाँ हमारे साथ रह सकती है ना? वेदांत, हाँ बिल्कुल, और सब ध्यान रखना कि जानवी को कोई दिक्कत ना हो। प्रिया और जानवी सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में गईं। प्रिया, जानवी तुम आराम कर लो, मैं थोड़ा नीचे से आती हूँ। जानवी, ठीक है। शाम हो गई थी। जानवी उठी और टाइम देखा और जल्दी से फ्रेश हो गई। प्रिया का कमरा ऊपर था। फ्रेश होकर जानवी नीचे आई तो देखा कि बहुत तैयारी चल रही थी। साफ सफाई हो रही थी और अच्छे खाने बनाए जा रहे थे। जानवी, आंटी कोई आने वाला है क्या? कविता, प्रिया की मम्मी, हाँ बेटा, सौरभ आ रहा है। इतना कहकर कविता किचन में चली गई। जानवी को आए हुए लगभग 2 महीने होने वाले थे। तभी जानवी को उसकी माँ का फ़ोन आता है। जानवी की माँ, हेलो बेटा जानवी, आप कैसी हो बेटा? जानवी, हम ठीक है माँ। जानवी की माँ, बेटा आपको उदयपुर आना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आपको सारी सच्चाई का पता चले। टिकट करवा दिया है हमने। वहाँ से आपको आपके चचेरे भाई और भाभी के साथ आना है। वो भी वहीं हैं, कुछ काम से गए हुए थे। आपके भाई का नाम युवराज और भाभी का नाम पूनम है। जानवी, जी माँ, जैसा आप कहें। जानवी की माँ सारी बातें जानवी से करने के बाद फ़ोन रख देती हैं। जानवी सारी बातें पूरे परिवार को बताती है। सबको जानवी की आदत हो गई थी, इसलिए बातें सुनकर सब उदास हो गए थे। कल होकर जानवी अपने पूरे कपड़े पैक करके नीचे आ जाती है और सबसे अलविदा लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। उसे छोड़ने के लिए सौरभ आता है। युवराज और पूनम जानवी को स्टेशन पर ही मिलने वाले होते हैं। जानवी और सौरभ भी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर दोनों युवराज और पूनम से मिलते हैं। उसके बाद कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफार्म पर आ जाती है और तीनों सौरभ से अलविदा लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। सौरभ भी वहाँ से वापस आने के लिए निकल जाता है। ट्रेन में जानवी और पूनम की अच्छी दोस्ती हो जाती है और युवराज भी बहुत मस्ती करने वाला होता है। इसीलिए जानवी को युवराज भी बहुत पसंद आता है और जानवी युवराज को भैया और पूनम को भाभी कहकर बुलाती है। तभी युवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जानवी, क्या हुआ भैया? युवराज, जानवी, हम 3 भाई हैं, पर हमारी एक भी बहन नहीं है और आज आपसे मिलकर मुझे वो अधूरापन भी पूरा हो गया। जानवी ये सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि हम तो हमेशा से आपकी बहन थे। काश हम साथ ही रहते और बचपन भी साथ ही बिताते। जानवी की बातें सुनकर युवराज धीमी आवाज़ में कहता है कि अच्छा हुआ आप साथ नहीं रहती थी, नहीं तो हम आपको भी खो देते। जानवी युवराज से पूछती है कि भैया आपने कुछ कहा? तो युवराज कहता है कि नहीं, कुछ नहीं। तीनों बात करते करते उदयपुर पहुंचने वाले होते हैं। उदयपुर, जानवी उदयपुर पहुंच जाती है और तीनों घर पहुंचते हैं। जाकर जानवी सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है और फिर माँ को पूछती है कि माँ क्या बात हो गई जो आपने इतनी जल्दीबाजी में बुलाया। उतने में ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जानवी अपनी माँ के साथ बाहर जाती है तो देखती है कि एक इंसान चिल्ला रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं। जानवी ने पूछा, ये कौन है? जानवी की माँ, आपके पिता भूपेंद्र सिंह राजपूत। यह सुनकर जानवी शॉक हो जाती है और उन्हें एक नज़र से देखते रहती है। फिर भूपेंद्र सिंह वहाँ से चले जाते हैं। तभी जानवी हाल में आती है और सब जानवी को देखते हैं। जानवी के एक चाची और चाचा थे जिनके 2 बेटा थे, एक मान सिंह राजपूत और दूसरा युवराज सिंह राजपूत। दोनों की शादी हो गई थी। एक की पत्नी का नाम दिशा और दूसरी की पत्नी का नाम पूनम था। और फिर जानवी एक और औरत को देखती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है। जानवी उससे मिलती है
और युवराज से पूछती है कि ये कौन है। युवराज, ये वो भूपेंद्र ताऊ जी की पत्नी और हमारी छोटी चाची यानी कि ताई जी हैं। तभी एक लड़का जिसकी उम्र कुछ 18 साल होती है वो आता है और देखता है कि एक लड़की खड़ी है और बाकी लोग उसको घेरे हुए खड़े हैं। जानवी भी उसे देखती है और फिर युवराज से पूछती है कि ये कौन है। तभी युवराज, ये हमारा छोटा भाई ऋषि सिंह राजपूत है और ये ताऊ जी का बेटा है। यह सब देखकर और सुनकर जानवी बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ के पास कमरे में आ जाती है और पूछती है कि माँ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जानवी की माँ, हम शादी करके आए थे तब तुम्हारी ताई जी पेट से थी और उनको एक बच्ची हुई। उस समय घर पर ही बच्चे हुआ करते थे। कुछ दिनों बाद बच्ची नहीं रही। हमें लगा कि बच्ची को कुछ हो गया और वो नहीं बच पाई, पर ऐसा नहीं था। फिर तुम्हारी बुआ पेट से थी और यहाँ आई हुई थी। तभी उन्हें भी बच्ची हुई और वो भी कुछ दिनों बाद ही मर गई। सब उसे एक दुर्घटना समझकर भूल गए थे। तभी मैं एक दिन ऊपर खड़ी थी और नीचे आपके पिता खड़े थे, जिनके पास दाई माँ खड़ी थी और बोल रही थी कि आगे से बच्ची को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह दवाई खाने से पहले ही पता चल जाएगा कि बेटा है या बेटी। तब मुझे सब समझ आ गया था कि बच्ची मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। ये सब बातें सुनकर मैं बहुत हैरान थी। भूपेंद्र हमसे प्यार करते थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें बेटी नहीं पसंद थी। फिर कुछ साल बाद ही मान सिंह और युवराज का जन्म हुआ था और उसके 1 साल बाद हमारी तबीयत खराब हुई और दाई माँ आई और उन्होंने बताया कि हम माँ बनने वाले हैं। ये सुनकर घर वाले बहुत खुश हो गए थे और भूपेंद्र भी बहुत खुश थे। भूपेंद्र हमारे पास आए और बोले कि आप हमें वंश देंगी। यह कहकर वह नौकरों में पैसे बांटते हैं और बोलते हैं कि हमारा बेटा आने वाला है, सब मिठाई खा लेना। 3 महीने बीत जाते हैं। तभी हम दाई माँ को अपने पास बुलाए और वो दवाई हमने खुद भी खा लिया और कुछ ही देर में दाई माँ ने हमारे चेहरे को देखकर बता दिया कि हमारे पेट में बेटी है। यह सुनकर हम बहुत घबरा गए और दाई माँ को किसी को ना बताने की कसम दी। कुछ दिन और बीत गए और मैं नीचे वाली सीढ़ी पर सो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी सारे घर वाले वहाँ आ गए और भूपेंद्र हमें कमरे में ले गए। तभी दाई माँ आई और सबको उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा अब नहीं रहा। सब ये सुनकर दुखी होकर चले गए। दाई माँ को हमने ही झूठ बोलने को कहा था। फिर हम कुछ कुछ बहाने करके भूपेंद्र से लड़ाई कर लिया करते थे और एक दिन हमने उनसे तलाक लेने की बात की। वो भी बहुत गुस्से में थे तो वो भी मान गए। तभी हम घर छोड़कर दिल्ली चले गए और तलाक की तारीख पर उदयपुर चले आया करते थे। आपके बारे में हमने किसी को कुछ नहीं बताया था और आपको हमने सबसे छुपाकर पाला था। आज तक हमारी तलाक की कार्रवाई ख़त्म ही नहीं हुई, क्योंकि भूपेंद्र इस रिश्ते को ख़त्म करने ही नहीं देते थे। उसी बीच भूपेंद्र ने दूसरी शादी भी की, जिससे उन्हें ऋषि मिला। अब हमें आपको यहाँ इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि भूपेंद्र को आपके बारे में सब पता चल गया था और उन्होंने आपको यहाँ बुलाने को कहा और धमकी भी दी थी कि अगर आप यहाँ आ जाओगी तो सुरक्षित रहोगी, नहीं तो यहाँ आपके साथ कुछ भी करवा दिया जा सकता है। हम डर गए थे और आपको यहाँ बुला लिया। जानवी सारी बातें शांत होकर सुनती रहती है। वो अपने पिता के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। तब जानवी की माँ कहती हैं कि हम नहीं चाहते थे कि आप पूरी ज़िंदगी इस डर के साथ बिताएं। यह सुनकर जानवी भावुक हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी बाहर से युवराज और पूनम और साथ में दिशा दरवाजे पर आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जानवी की माँ, हाँ बेटा, बिल्कुल आइए। सब जानवी के साथ बैठकर बातें करते रहते हैं और फिर देखते देखते शाम हो जाती है। भूपेंद्र सिंह बाहर से घर आते हैं और आते ही हाल में जानवी से टकरा जाते हैं और जानवी को देखकर पूछते हैं, कौन है ये? वहाँ खड़ा ऋषि बोलता है कि ये जानवी दीदी हैं। तब भूपेंद्र चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और ऋषि जानवी के पास जाता है और बहुत अच्छे से बात करता है, जैसे कि अपना भाई हो,
और उसकी माँ भी बहुत अच्छी होती हैं। जानवी उसकी माँ को छोटी माँ कहकर बुलाती हैं और यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाती हैं और जानवी को अपनी बेटी समझती हैं। तभी अंदर से भूपेंद्र वापस आते हैं और सबको हाल में बुलाते हैं और बताते हैं उन्होंने जानवी की शादी के बारे में पहले से सोच रखे हैं। यह सुनकर सब भूपेंद्र को देखने लगते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि भूपेंद्र से सवाल करे। जानवी शादी नहीं करना चाहती है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। तभी भूपेंद्र बताते हैं कि उनका मित्र जो दिल्ली में रहते हैं, जिनका नाम विक्रम सिंह रघुवंशी है, जानवी का विवाह उन्हीं के बेटे के साथ तय किया है। जानवी की शादी भूपेंद्र के लिए सिर्फ एक बिजनेस डील होता है। तभी जानवी के दिमाग में आता है कि यह तो उसके कॉलेज के सीनियर की बात कर रहे हैं, जो कॉलेज का छात्र नेता भी है, और उसी के कारण वेदांत सर परेशान रहते थे। कुछ ही दिनों बाद जानवी की शादी की तैयारी होने लगती है और दिल्ली से विक्रम अपने पूरे परिवार के साथ उदयपुर आ जाते हैं। उनके बेटे का नाम आदित्य सिंह रघुवंशी है और उनकी पत्नी का नाम कौशल्या और उनकी बेटी का नाम कीर्ति, और उनके पिता नहीं थे, और उनकी माँ का नाम शैलजा है, और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। आदित्य भी शादी नहीं करना चाहता था और अपने पिता से जाकर बोलता है, आदित्य, डैड मुझे शादी नहीं करनी है। समझ रहे हो आप विक्रम, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये शादी हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। विक्रम आदित्य की एक बात भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। आज दोनों की सगाई है। आदित्य की छवि जानवी की नज़र में बिल्कुल बिगड़ा हुआ बदतमीज लड़के जैसी होती है और आदित्य की नज़रों में जानवी की छवि एक अजीब दिखने वाली देहाती लड़की जैसी होती है। लेकिन जब आदित्य सगाई में जानवी को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, पर जानवी उसे देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो उसको कॉलेज से ही जानती है और जो लोगों ने आदित्य के बारे में बोला होता है उसे ही सच मान कर बैठी होती है। पर आदित्य के साथ ऐसा नहीं था। आदित्य कॉलेज में जानवी से नहीं मिला था और जानवी को पहली नज़र में देखते ही उसको जानवी से प्यार हो जाता है और जानवी उसे अच्छी लगने लगती है। फिर ऋषि जानवी का हाथ पकड़कर आदित्य के पास लाता है और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। ऋषि फिर तभी से आदित्य को जीजू जीजू बुलाने लगता है। ऋषि जानवी को बिल्कुल अपनी बहन और जानवी भी उसे अपना भाई मानने लगी थी। सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसी बीच ऋषि आता है और आदित्य से बोलता है कि जीजू सुनिए। आदित्य मुस्कुराकर, जी हाँ साले साहब बोलिए। ऋषि, अगर हमारी दीदी को इतना सा भी तकलीफ़ हुआ ना तो आपकी खैर नहीं। ऐसे ही वो हमें इतने दिन बाद मिली है। यह सुनकर आदित्य पूछता है, इतने दिन बाद मतलब? पहले जानवी कहीं और रहती थी। तभी भूपेंद्र सिंह अपनी दूसरी पत्नी को इशारा करते हैं कि ऋषि को वहाँ से हटाओ और खुद आकर बोलने लगते हैं, नहीं नहीं, वो जानवी पढ़ने के लिए दिल्ली गई थी। उसी बीच आदित्य को पता चलता है कि जानवी भी उसी के कॉलेज में थी। यह जानकर वो समझ गया था कि जानवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होगी, क्योंकि पूरे कॉलेज में आदित्य बहुत बदनाम था। और फिर फंक्शन ख़त्म हो जाता है और सब आराम करने चले जाते हैं। एक दिन शादी की खरीदारी के लिए भूपेंद्र और विक्रम का पूरा परिवार जाता है और साथ में आदित्य और जानवी भी जाते हैं। सब खरीदारी में बहुत व्यस्त होते हैं। तभी आदित्य जानवी को कहता है कि क्या तुम सामने दिख रही कॉफ़ी शॉप में मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? जानवी गुस्से में, जी नहीं, हम आपके साथ तो मरना भी नहीं पसंद करेंगे और आप कॉफ़ी पीने की बात कर रहे हैं। आपके साथ शादी करना सजा है हमारे लिए, पर क्या करें, मजबूरी है। ये कहकर जानवी दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी बातें सुनकर आदित्य उसकी नफ़रत और नापसंदी का लेवल कितना है ये समझ जाता है और थोड़ा मायूस भी हो जाता है। लेकिन फिर मुस्कुराता है और सोचता है कि मेरे बारे में तो लड़कियां ऐसा ही सोचेंगी कि अमीर बाप का बिगड़ा बेटा हूँ। उसके बाद जब तक सबकी खरीदारी नहीं हो जाती है तब तक वो जानवी को एक नज़र से देखते रहता है। उतने समय तक उसकी नज़र बिल्कुल इधर उधर नहीं हुई। सब खरीदारी करके वापस घर आ गए। आज जानवी और आदित्य की शादी का दिन है। सब बहुत खुश होते हैं और शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी जानवी एक कोने में कुर्सी पर बैठी होती है। तभी ऋषि की नज़र उदास बैठी जानवी पर जाता है।
ऋषि, दीदी आप पापा से नाराज़ हैं क्या? जानवी, नहीं तो। और ये कहकर ऋषि को अपने पास बिठा लेती है और कहती है कि आपको पता है, हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, इसलिए हम बहुत उदास रहते थे। लेकिन जब से हमें पता चला है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तब से हम बहुत खुश हैं और हमें सबसे बहुत प्यार है, खासकर आपसे, क्योंकि आप हमारे सबसे अच्छे भाई हैं। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगता है। फिर देखते देखते रात हो जाती है और उधर से विक्रम और पूरे परिवार और मेहमान के साथ बारात लेकर निकलता है। तभी भूपेंद्र, सुनो सब तैयारी हो गई है ना, क्योंकि बारात वहाँ से निकल गई है। सारे परिवार वाले, जी हाँ हो गई है। इधर जानवी को भी दिशा और पूनम तैयार कर देती हैं और उसके साथ बैठी उससे बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ ऋषि, मानसिंह और युवराज जाकर बैठते हैं और सब मस्ती करते रहते हैं। तभी बारात आ गया करके सबकी आवाज़ आती है और तीनों भाई दौड़कर जाते हैं और गेट पर खड़े भूपेंद्र सिंह के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बारातियों का स्वागत करते हैं। फिर अंदर आता आदित्य को तीनों भाई रोक लेते हैं। मान सिंह, चलो जीजू जेब ढीली करो। युवराज, हाँ चलो जल्दी से 50,000 रुपये निकालो। आदित्य, बिल्कुल नहीं, ये रस्म साली का होता है और हमारे कोई साली नहीं है, तो मैं क्यों पैसे दूं? ऋषि, एक तो हम अपनी बहन आपको दे रहे हैं और आप हमें इतना भी नहीं दे सकते हैं। यह सुनकर आदित्य मुस्कुराता है और देने का वादा करता है। सब अंदर आते हैं और बैठते हैं। पंडित जी फिर दूल्हा दुल्हन को मंडप में बुलाते हैं। फिर आदित्य मंडप में आकर बैठ जाता है और जानवी को देखने को उत्सुक होता है। फिर जानवी को लेकर दिशा और पूनम आती हैं और मंडप में बैठाती हैं। आदित्य एकटक सिर्फ जानवी को देखते रहता है। उतने में पूनम, शादी के बाद जितना मन हो उतना जानवी को देख लीजिएगा आदित्य जी, अभी रस्मों पर ध्यान दीजिए ज़रा। और ये कहकर मुस्कुराने लगती है। साथ में दिशा भी हंसने लगती है और आदित्य शर्मा जाता है और सर नीचे करके मुस्कुराने लगता है। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए माता पिता को बुलाते हैं। भूपेंद्र और जानवी की माँ कन्यादान के लिए आते हैं। जानवी एक नज़र से भूपेंद्र को देखती रहती है और सोचती है कि आज तो वो एक पिता बनकर रस्मों को पूरा करेंगे। लेकिन भूपेंद्र आज भी एक बार भी जानवी की तरफ नहीं देखते हैं, रस्मों को पूरा करके चले जाते हैं। यह देखकर जानवी बहुत दुखी हो जाती है। जानवी को दुखी देखकर उसके भाई सारे उसके पास आ जाते हैं और कुछ कुछ बोलकर उसको हंसाने की कोशिश करते हैं। देखते देखते शादी संपन्न हो जाती है और फिर दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर दोनों भूपेंद्र के पास जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तभी वहाँ खड़ा विक्रम कहता है, आज से हमारी बहू है, बस आज भर गले लगाकर लाड कर लीजिए। तभी भूपेंद्र उसे गले लगाते हैं और गले लगकर जानवी रोने लगती है। फिर भूपेंद्र उसका पीठ थपथपाते हैं और चुप होने को कहते हैं। फिर पूनम दोनों को ले जाती है और नाश्ते की टेबल पर बैठा देती है। सारे बाराती खाना खाकर वापस होटल जा चुके होते हैं। फिर पूरा परिवार साथ में बैठकर नाश्ता करता है। कुछ ही देर बाद विदाई का समय हो गया। फिर सब बाहर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। जानवी एक एक करके पूरे परिवार से मिलती है और फिर वहाँ खड़े भूपेंद्र की तरफ देखती है, पर भूपेंद्र उसकी तरफ पीठ करके किसी और से बात कर रहे होते हैं। जानवी के पूरे परिवार की आंखों में आंसू होते हैं और ऋषि तो जोरों से आवाज़ करके रो रहा होता है। तभी जानवी उसे चुप कराती है और पीछे से, आदित्य, क्या साले साहब, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ही विदाई हो रही है। यह सुनकर वहाँ खड़े हुए पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर सबसे अलविदा लेकर जानवी आदित्य के साथ होटल पर आ जाती है। वहाँ सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आदित्य और जानवी को कीर्ति उनके कमरे के पास छोड़कर आती है। जाते ही दोनों बेड पर बैठते हैं और दोनों बहुत थके होते हैं। जानवी बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर कपड़े चेंज करने चली जाती है और चेंज करके सो जाती है। फिर आदित्य भी बेड की दूसरी तरफ चेंज करके सो जाता है। सुबह होती है और आदित्य और जानवी पूरे परिवार के साथ दिल्ली जाने वाले थे। सब वहाँ से सामान पैक करके रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि वहाँ मान सिंह और उसकी पत्नी दिशा खड़ी रहती है। सामान उठाकर वो लोग अंदर जाते हैं
और देखते हैं कि जानवी का पूरा परिवार जानवी को छोड़ने आया हुआ है। ऋषि तो दौड़कर जानवी के पास आकर जानवी को गले से लगा लेता है। वहाँ बस भूपेंद्र नहीं थे और पूरा परिवार वहाँ था। जानवी सबको देखकर बहुत खुश हो जाती है और सबके गले मिलती है। आदित्य, लो जी, बेटी के सामने दामाद की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सब आदित्य की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। और युवराज, आइए जीजू, आपसे भी गले मिल लेते हैं। इतना कहकर युवराज आदित्य के गले लगता है। तभी आदित्य, अरे दूर हटिए साले साहब, किसबिस मत कीजिए, उसके लिए अब हमारी पत्नी है। ये सुनकर युवराज, क्या जीजू, आप भी? और आदित्य की यह बातें सुनकर जानवी गुस्सा हो जाती है पर कुछ नहीं बोलती है। इतने में ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर रुक जाती है। जानवी और आदित्य और पूरा परिवार सबसे अलविदा लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन वहाँ से खुल जाती है और सब दोनों को अलविदा करके लौट जाते हैं। वहाँ जानवी और आदित्य घर पहुँच जाते हैं। आदित्य का घर बहुत बड़ा होता है। सब थके होते हैं, इसलिए अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। विक्रम के घर की नौकरानी का नाम सुजाता है और वो घर की नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए होने वाली रस्मों की तैयारी करके रखती है। तभी सब फ्रेश होकर नीचे आते हैं और रसोई पूजन की रस्म होता है, जिसमें जानवी सबके लिए खीर बनाती है और सबको खीर बहुत पसंद आती है। सब खुश होकर जानवी को अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। कीर्ति, भाभी, सच में भाई की तो किस्मत चमक गई, जिसको आप जैसी पत्नी मिली है। यह सुनकर जानवी मुस्कुराती है और आदित्य तो मानो खुशी हो जाता है। सब फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सुजाता भी जानवी से मिलकर बहुत खुश होती है। देखते देखते शादी के 1 महीना बीत जाता है, लेकिन आज भी जानवी आदित्य से एक शब्द बात नहीं करती है। एक दिन आदित्य जानवी के पास जाता है और बोलता है, आदित्य, जानवी, शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए, तो मैं सोच रहा था कि मेरे दोस्त तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे, तो क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगी? वहाँ मेरे दोस्त भी अपनी पत्नियों के साथ आएंगे। जानवी आदित्य के साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों डिनर पर जाते हैं और सबसे मिलते हैं। सबको जानवी बहुत पसंद आती है। जानवी की तारीफ सुनकर आदित्य बहुत खुश होता है। एक दिन जानवी देखती है कि आदित्य अपनी माँ के साथ किचन में खड़ा काम करा रहा था और जानवी जानती है कि किचन में तो वो माँ और जानवी का हाथ पकड़कर बाहर सोफे पर बैठा देता है। उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाता है। बाहर बैठी कौशल्या मुस्कुराकर बोलती हैं कि यह आदित्य ऐसा ही है, जब मुझे अकेले काम करते देखता है तो मेरी मदद करने आ जाता है। जानवी, माँ, सुजाता नहीं आई क्या? कौशल्या, नहीं बेटा, आज उसकी बेटी के स्कूल में मीटिंग है और उसको बुलाया गया है। जानवी, अच्छा, अच्छी बात है, सुजाता अपनी बेटी को पढ़ा रही है। यह सुनकर कौशल्या बताती हैं कि सुजाता की बेटी का स्कूल में एडमिशन आदित्य ने ही कराया है और आदित्य ही पैसे देता है, और तुम्हें यह बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो और उसके बारे में सब जानने का हक रखती हो। तभी आदित्य पूरा खाना लाकर नाश्ते की टेबल पर रखता है और सबको खाने के लिए बुलाता है। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। दूसरे दिन जानवी दादी के पास बैठी होती है। तभी कहीं से आदित्य आता है और जानवी को वहाँ देखकर दादी के पास आकर बैठ जाता है। जानवी उसे नाराज नज़रों से देखती है और वो मुस्कुराता हुआ जानवी को देख रहा होता है। फिर दादी के पैरों के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, आदित्य, दादी, पहली नज़र में भी प्यार हो सकता है क्या? और यह पूछते वक्त वो सिर्फ जानवी को देख रहा होता है। दादी, हाँ बेटा, और तुम्हारे दादाजी ने तो की थी। हमें मंदिर में उन्होंने देखा था और अगले ही दिन रिश्ता भेज दिया था। आदित्य, वाह, मेरे दादू कमाल के थे। यह सुनकर जानवी वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर दादी को आदित्य अपने कमरे तक जाकर छोड़ देता है। जानवी एक दिन आदित्य से हिम्मत करके पूछती है, जानवी, सुनिए। यह सुनकर आदित्य बहुत खुश होता है और जानवी से कहता है, आदित्य, जी बोलिए। जानवी, यह कॉलेज में आप गुंडागर्दी क्यों करते रहते हैं? आदित्य जानवी की ये बात सुनकर मुस्कुराता है और बोलता है, आदित्य, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं तो डॉक्टर सेन, जो दिल्ली के नंबर 1 हार्ट सर्जन है,
उनके अंडर पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। अब तो मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और मुझे उसी हॉस्पिटल में ऑफ़र भी आया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले मैं थोड़ा मनमानी किया करता था कॉलेज में, पर वहाँ से पास होने के बाद नहीं। यह सुनकर जानवी, फिर सब आपके बारे में क्यों ऐसा बोलते हैं? आदित्य, तुम सीधी हो। जिनका नाम होता है वो सुधर भी जाएं तो लोग उसे बदनाम ही करते रहते हैं और मेरे नाम का इस्तेमाल करके सब अपना काम निकलवाते हैं। यह सुनकर जानवी सोचती है कि वो बेवजह ही आदित्य को गलत समझ रही थी। आदित्य, और कुछ मैडम? जानवी, नहीं। आदित्य, फ्रेंड्स? जानवी, ओके फ्रेंड्स। देखते देखते 6 महीने बीत गए। इतने दिन आदित्य के साथ रहकर जानवी देखती है कि जानवी ने जो जो सुना था आदित्य के बारे में वो सब गलत होता है। अब उसे आदित्य थोड़ा पसंद आने लगा था। 2 दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। कौशल्या, आदित्य, जाओ बहू को शॉपिंग करा लाओ। 2 दिन बाद करवा चौथ है, जो भी चाहिए बहू को दिला देना। आदित्य, जी माँ। फिर कौशल्या जानवी को आदित्य के साथ जाने को कहती हैं। जानवी और कीर्ति की अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए जानवी कीर्ति को भी अपने साथ चलने को कहती है। आदित्य, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों आओ जल्दी से। दोनों तैयार होकर बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि आदित्य किसी लड़की से बात कर रहा है। तभी कीर्ति, अरे ये तो आहाना है। जानवी, कौन आहाना? कीर्ति, भाई की गर्लफ्रेंड थी, पर पता नहीं 2 साल से गायब थी और भाई को बताया भी नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। अचानक से चली गई थी, यहीं सामने रहती है। फिर दोनों आदित्य के पास जाते हैं और आदित्य आहाना से जानवी और कीर्ति से मिलवाता है। आदित्य, आहाना भी हमारे साथ शॉपिंग पे जाएगी। कीर्ति, ओह ओके। जानवी चुप रहती है और फिर आदित्य सबको गाड़ी में बैठने को बोलता है। तभी सबसे पहले आहाना आगे वाली सीट पर आदित्य के साथ बैठ जाती है। यह देखकर जानवी को बहुत गुस्सा आता है और वो कीर्ति के साथ पीछे आकर बैठ जाती है। सब मॉल जाते हैं और वहाँ से कपड़े और सारा सामान खरीद लेते हैं, लेकिन जानवी सिर्फ पूजा का सामान लेती है और कपड़े नहीं लेती है। आदित्य, तुमने कपड़े नहीं लिए? जानवी गुस्से में, आपको मतलब? आदित्य, अरे माँ ने कहा था ना कपड़े लेने हैं। जानवी, माँ ने कहा था कि शॉपिंग पे ले जाओ और आप ले आए। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। जो हमें लेना होगा हम ले लेंगे। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देख जानवी को और गुस्सा हो जाता है। फिर सब शॉपिंग से वापस आ जाते हैं। सब घर पहुँचते हैं और आना सबको बाय बोलकर घर चली जाती है। वो वहीं बगल वाले घर में रेंट पर रहती है। तीनों घर के अंदर जाते हैं तो कौशल्या, आ गए सब, सामान दिखाओ क्या क्या लाए हो। कीर्ति अपना ड्रेस दिखाती है और वहाँ से अपना ड्रेस लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कौशल्या, बेटा जानवी तुम दिखाओ। जानवी, जी, और सारी पूजा की चीज़ें दिखाती है। सब देखकर कौशल्या, तुमने कपड़े नहीं लिए? जानवी, नहीं माँ, वो हमारे पास नए कपड़े हैं, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए। यह सुनकर कौशल्या आगे कुछ नहीं बोलती हैं। वो देखती हैं कि जानवी का मूड कुछ ठीक नहीं है। कौशल्या, जाओ दोनों आराम कर लो जाकर। फिर जानवी और आदित्य दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। जाते ही आदित्य, तुमने कपड़े देखे भी नहीं, पर यहाँ से कपड़े ही लेने गई थी ना। जानवी, आपकी दिक्कत क्या है? आप हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। आदित्य, क्यों ना पूछूं, पति हूँ मैं तुम्हारा, इतना भी हक नहीं बनता कि तुमसे कुछ पूछ सकूं। जानवी, जी नहीं, आप उनसे जाकर पूछिए। आदित्य, किससे? जानवी गुस्से में आदित्य की आंखों में आंखें डालकर कहती है, जिसे आप हमारी जगह पर बिठाकर शॉपिंग कराने ले गए थे। यह सुनकर आदित्य समझ जाता है कि जानवी को आहाना से जलन हो रहा है। आदित्य, हाँ तो वो सुंदर कितनी है, देखा नहीं तुमने? कोई भी पास बिठाना चाहेगा उसे। यह सुनकर जानवी रोने लगती है और कहती है कि जाइए फिर उसी के पास। आदित्य फिर जानवी को रोता देख उसके पास जाता है और बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारे पास रहना है। यह सुनकर जानवी आदित्य की आंखों में देखती है,
फिर आदित्य जानवी के आंसू पोंछता है और बोलता है, पहली नज़र में देखने पर पसंद आई थी, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा अकेले। आदित्य, यार सॉरी ना, वो आकर बैठ गई तो मैं क्या करता। जानवी, हटा देते। आदित्य, ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम से हटा दूंगा। जानवी, जी नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम उन्हें लेकर नहीं जाएंगे साथ में। आदित्य, जी मैडम जी, समझ गया मैं। फिर जानवी मुस्कुराकर अपना सर नीचे कर लेती है। फिर आदित्य लंबी सांस लेता है और जानवी को कुछ देर तक देखते रहता है और फिर जानवी के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचता है और फिर जानवी को ज़ोर से गले लगा लेता है और उसके बाद वो सुकून से उसे गले लगाए रखता है। कुछ समय बाद जानवी, चलिए अब हमें जाने दीजिए। आदित्य, नहीं। जानवी, जाने दीजिए प्लीज़। आदित्य, थोड़ी देर प्लीज़। उतने में कीर्ति, भाभी भाभी। जानवी जल्दी से आदित्य से दूर होती है और दरवाजे को खोलती है। आदित्य धीमी आवाज़ में, आ गई कबाब में हड्डी। कीर्ति, भाभी ये देखो, ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पे। जानवी, बिल्कुल परी है ना आदित्य जी। आदित्य, हाँ बिल्कुल बंदरिया। ये कहकर आदित्य वहाँ से दौड़कर भागता है। कीर्ति, देखा भाभी, ये कहकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। जानवी, अरे रे संभल कर, ये कहकर हंसने लगती है। फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है। सब सुबह से तैयारी करने में व्यस्त होते हैं। तभी जानवी अपने कमरे के पास जाती है। तब उसे आदित्य वहाँ दिखता है जो कुछ कर रहा था। फिर अंदर जाती है और आदित्य से पूछती है, जानवी, क्या कर रहे हैं आप। आदित्य, कुछ नहीं, ये कहकर अपने हाथ में पीछे कुछ छुपा लेता है। तभी जानवी उसके पास जाती है और कहती है, जानवी, क्या छुपा रहे हैं। आदित्य, कुछ भी तो नहीं। जानवी फिर और पास जाती है और आदित्य की आंखों में आंखें डालकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथों से प्लास्टिक की थैली ले लेती है और हंसते हुए उससे दूर चली जाती है। आदित्य भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, आदित्य, यह बहुत गलत बात है, जब पास आई हो तो पास ही रहो ना। जानवी, अच्छा जी, चलिए इसमें क्या है यह भी तो देखें। फिर जानवी बड़ी उत्साह के साथ उसके अंदर से एक साड़ी निकालती है और वो बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की साड़ी थी। उसे देखकर जानवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दूर खड़ा आदित्य लगातार जानवी को देखता रहता है। जानवी, ये किसके लिए है। आदित्य, आहाना को देने का सोच रहा हूँ। जानवी गुस्से में आदित्य की तरफ देखती है। तभी आदित्य मुस्कुराने लगता है और कहता है, आदित्य, अरे सॉरी बाबा, निश्चित सी बात है कि तुम्हारे लिए लाया हूँ। फिर पास आता है और पीछे से जानवी को पकड़कर बोलता है, बताओ कैसी लगी। जानवी मुस्कुराकर, जी हमें बहुत पसंद आया। फिर दोनों को माँ बुलाने लगती हैं। फिर दोनों नीचे हॉल में आ जाते हैं। सारे घर वाले को जानवी बहुत पसंद थी, खासकर विक्रम को। वो अब बोलता था कि मेरी एक नहीं दो बेटी हैं। नीचे आने के बाद जानवी, जी माँ क्या हुआ। कौशल्या, पापा और आदित्य और दादी कीर्ति को खाना खिला दो, मैं थोड़ा सामान सब देख लेती हूँ। जानवी, जी माँ। सब नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं पर आदित्य नहीं बैठता है और बोलता है कि चलो मैं सबको परोसता हूँ। सबके खाने के बाद जानवी आदित्य को बैठकर खाने के लिए कहती है, लेकिन आदित्य बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। ये कीर्ति सुनती है और बोलती है, "हाँ, माँ भाई ने भी व्रत रखा है। आदित्य, ओए चुप हो जा। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर जानवी, सच में आपने व्रत रखा है। आदित्य कोई जवाब नहीं देता है और मुस्कुराने लगता है। सब समझ जाते हैं कि आदित्य ने भी व्रत रखा है और सब आदित्य की तारीफ भी करते हैं। जानवी, लेकिन ज़रूरत क्या है आदित्य, क्यों मेरी ज़िंदगी का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है। आज से मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए करूँगा और माँ और तुम दोनों नहीं खाओगी तो वैसे भी मुझसे खाया नहीं जाएगा। यह सुनकर जानवी को अच्छा लगता है। शाम हो जाती है और सब चांद को देखकर अपना व्रत खोलते हैं। तभी आहाना आती है और बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। कौशल्या, हाँ बिल्कुल। और सब उसको वहाँ देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं। तभी वो कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा,
मेरे अचानक से गायब होने का एक बहुत बड़ा कारण था। विक्रम: ऐसा क्या कारण था? आहाना: मेरी माँ का देहांत हो गया था और मैं शोक में चली गई थी। मैंने 2 साल आश्रम में बिताए। अब ठीक लगा और मन शांत हुआ तो वापस आई हूँ। सब उससे माफ़ कर देते हैं और अंदर सब उसको बिठाते हैं। फिर वो किचन में खड़ी जानवी के पास आती है और बोलती है और बातें करने लगती है। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे आदित्य आज भी उसी का हो। यह देखकर जानवी को अच्छा नहीं लगता है और वो ये बातें आदित्य को बताती है। लेकिन आदित्य उसको बोलता है कि नहीं, वो बुरी नहीं है, तुम्हें वो पसंद नहीं है इसलिए ऐसा लगा तुम्हें। फिर कुछ समय बाद वो आदित्य के साथ होती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी आदित्य उसे पानी पिलाता है और पूछता है, आदित्य तुम अब ठीक हो आहाना? आहाना: हाँ। फिर कुछ समय बाद वो जानवी के पास आती है और बोलती है, जानवी तुम बहुत अच्छी साड़ी पहनी हो, कभी मुझे भी पहनने देना। जानवी: हाँ, और कभी किराए पे हमारे पति को भी आप साथ ले जाइएगा। यह सुनकर आहाना आश्चर्य होकर जानवी को देखने लगती है। तभी जानवी फिर से बोलती है, क्या अच्छे तरीके से आपने अपना व्रत खोल लिया और किसी को पता भी नहीं चला। तारीफ करनी पड़ेगी आपकी। आहाना मुस्कुराकर, अच्छा तो तुमने देख लिया, चलो अच्छा हुआ। अब मुकाबला बराबरी का होगा और सिर्फ 2 महीनों में आदित्य मेरा होगा। जानवी: अच्छा सपना है, चलो आप भी कोशिश करके देख लो। राजपूत हूँ मैं, कभी हार नहीं मानूंगी और आदित्य को तो अब हमसे कोई दूर करके दिखाए। यह कहकर जानवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जानवी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर सोच रही होती है और बाहर बारिश हो रही होती है। तभी ऋषि का फ़ोन आता है। ऋषि: दी क्या कर रही हैं? जानवी: कुछ नहीं। ऋषि जानवी की आवाज़ से जान जाता है कि जानवी दुखी है, इसलिए वो बार बार पूछता है। ऋषि के बार बार पूछने पर जानवी सारी बातें बताती है। वो फिर बोलता है कि आप अपनी दोस्त प्रिया दी से मदद लीजिए, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दें। फिर ऋषि अपने पापा के पास जाता है और जानवी की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में बताता है। भूपेन सारी बातें चुपचाप सुनते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ जानवी ससुराल में होती है और अपनी मित्र प्रिया को फ़ोन करती है। प्रिया: हेलो मैडम, कैसे याद किया? जानवी: प्रिया हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम हमारी मदद करोगी? प्रिया: हाँ, लेकिन हुआ क्या है? फिर जानवी प्रिया को सारी बातें बताती है और प्रिया मदद करने के लिए मान जाती है और जानवी प्रिया के साथ एक प्लान बनाती है जिससे कि आना का सच सबके सामने आ जाए। शाम का समय होता है, सब घर पर ही थे। उसी समय आहाना आती है और सबके साथ ऐसे बैठती है जैसे वो पहले बैठा करती थी और जानवी देख रही थी कि वो सबको एक एक करके अपना बनाने की कोशिश कर रही है। जानवी किचन में होती है और सुजाता के साथ मिलकर खाना बना रही थी। तभी आहाना पानी के बहाने किचन में आती है और जानवी को ताने मारती है कि ये किचन भी तो एक दिन मेरा ही होना है। जानवी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप खाना बनाते रहती है। आहाना के वहाँ से जाने के बाद सुजाता पूछती है कि भाभी, ये किचन इसका कैसे हो जाएगा? जानवी मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सुजाता: भाभी, अगर कुछ मदद हमारे लायक होगा तो हमें भी बताइएगा और माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी और आपके भाई की बात सुन ली है। जानवी उसकी तरफ देखती है और उसका साथ पाकर कहती है, धन्यवाद सुजाता, तुम्हारी ये बातें तुम नहीं जानती कि मुझे कितनी हिम्मत दे रही हैं। फिर वो किचन से बाहर आती है और सबको खाने की टेबल पर बिठाकर खाना खिलाती है। आहाना को भी कौशल्या खाने को कहती हैं तो आहाना भी बैठ जाती है, लेकिन वो जानबूझकर आदित्य की बगल में जाकर बैठ जाती है। सुजाता धीमी आवाज़ में: भाभी, ये तो आपकी जगह पर बैठ गई, आप सबको इसकी सच्चाई क्यों नहीं बता देती? जानवी: कुछ फ़ायदा नहीं, कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि सबको पहले से इस पर भरोसा है और वो बिना अपनी आंखों सच्चाई देखे नहीं टूटेगा। फिर सब एक साथ हॉल में बैठे होते हैं। विक्रम: मैं सोच रहा था कि जानवी और आदित्य की शादी को 1 साल हो गया है, तो क्यों ना इनकी सालगिरह पर एक पार्टी का आयोजन किया जाए। कौशल्या: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने,
यह सुनकर आहाना को अच्छा नहीं लग रहा था और वो वहाँ से खड़ी होती है और जाने लगती है। तभी कौशल्या और दादी उसे रोक लेती हैं और बोलती हैं कि रुको बेटा, तुम भी इस परिवार की सदस्य जैसी हो। तो ये सुनकर वो वहीं खड़ी रहती है। तभी जानवी आदित्य को घूरती रहती है और फिर आदित्य की नज़र जानवी पर जाती है और वो देखता है कि जानवी उसे गुस्से में देख रही है। तब वो ये महसूस करता है कि उसके बगल में बिल्कुल ही नज़दीक आहाना खड़ी है। फिर आदित्य जड़ से आहाना की तरफ से जानवी की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और जानवी से धीमी आवाज़ में कहता है, सॉरी यार, मैंने नहीं देखा था। और ये कहकर मुस्कुराता है, लेकिन जानवी उसे देखती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आदित्य, अरे यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं। चलो भैया, किस्मत ख़राब है तो कुत्ता भी गद्दार। आहाना अपने घर चली जाती है और बाकी सब अपने अपने कमरे में सोने। आदित्य अपने कमरे में जाता है और वहाँ खड़ी आहाना को पीछे से जाकर गले से लगा लेता है। आदित्य, यार तुम क्यों उल्टा सोचती हो। जानवी, वो आपको पाना चाहती है और उसने मुझसे ये कहा है। आदित्य, वो मुझे खुद छोड़कर गई थी, फिर वो ऐसा क्यों करेगी। तुम ज़्यादा मत सोचो, उसने बस मजाक किया होगा। जानवी, अगर तुम कहते हो तो यही सही होगा शायद। आदित्य, चलो मुस्कुराओ अब। जानवी मुस्कुराती है, पर अभी उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही थीं। फिर आदित्य थोड़ा रोमांटिक मूड में होता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सब पार्टी की तैयारी में लगे होते हैं। शाम को पार्टी है। जानवी का पूरा परिवार यहाँ आ जाता है, सिर्फ भूपेंद्र के बड़े भाई और भाभी नहीं आते हैं। जानवी सबसे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर जानवी प्रिया को भी शाम को पार्टी के लिए आमंत्रित करती है। शाम होने से कुछ समय पहले जानवी देखती है कि भूपेंद्र आहाना से कुछ बातें कर रहे हैं। जानवी ये देखकर थोड़ा आश्चर्य करती है, लेकिन फिर उन बातों को नज़रअंदाज कर देती है। कुछ समय बाद जानवी के साथ आदित्य बैठकर बातें कर रहा था। तभी वहाँ ऋषि और युवराज आता है और ऋषि, हटिए जीजू, हमें बीच में बैठने दीजिए। युवराज, हाँ, और 2 दिन हमारी बहन से दूर रहिएगा। हम अकेले में बैठकर उसे सिखाएंगे कि पति को अपनी मुट्ठी में कैसे रखा जाता है। आदित्य, वाह, देख लो कैसा भाई है तुम्हारा। जानवी बैठी मुस्कुराती रहती है। आदित्य, हाँ बिल्कुल मुस्कुराओ, भाई की बातें तो अच्छी ही लगेंगी। साले सब कैसे दुश्मन पड़े हैं यार। देखते देखते शाम हो जाती है और पार्टी शुरू हो जाती है। लोग आने लगते हैं। तभी प्रिया भी आ जाती है और साथ में वेदांत और कविता भी आते हैं। आदित्य वेदांत से, सॉरी सर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई। वेदांत मुस्कुराता है और कहता है कि अब सारी सच्चाई मुझे मालूम चल गई है। अब दिक्कत की बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। आदित्य, आइए सर, मैम प्लीज़। दोनों अंदर जाते हैं। तभी पार्टी में आहाना आती है और आदित्य के पास जाती है और आदित्य से बातें कर रही होती है। तभी जानवी देखती है और प्रिया और दिशा और पूनम और युवराज, मानसिंह और ऋषि को दिखाती है। और ये सब जानवी की मदद के लिए प्लान बना चुके थे और साथ में सविता भी जानवी की मदद के लिए उसके साथ थी। सुजाता एक नौकरानी थी, पर अब वो जानवी की अच्छी मित्र भी बन गई थी। कुछ समय बाद आदित्य अपने कमरे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और तभी पूनम आहाना से बातें कर रही थी। पूनम, अरे ये आदित्य जी ऊपर कहाँ जा रहे हैं। जानवी तो नीचे ही है। आहाना, रुकिए, मैं जाकर उसे बताती हूँ कि जानवी नीचे है। यह कहकर वो आदित्य के पीछे जानवी के कमरे में जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। रूम में काफ़ी अंधेरा था। आहाना वहाँ जाकर पीछे से आदित्य को गले लग जाती है और बोलने लगती है, आहाना, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अंकल ने तुम्हारी शादी उस जानवी से ज़बरदस्ती करवा दी है। मैं उस जानवी को अपने रास्ते से हटा दूँगी। फिर उसकी ये बातें सुनकर आदित्य कहता है कि कैसे करोगी तुम ये। आहाना, मैंने एक डॉक्टर से पूछा था और वो डॉक्टर ने मुझे एक जहर दिया है जिसको देने से जानवी मर जाएगी और सबको लगेगा कि वो बीमारी से मरी है। ये सारी बातें होने के बाद जानवी कमरे में लगे स्विच दबाती है और कमरे में रोशनी हो जाती है। तभी आहाना देखती है
कि वो आदित्य नहीं युवराज है और वो ही आदित्य की आवाज़ में उससे बातें कर रहा था। फिर आहाना देखती है कि सब पर्दे के पीछे से निकलते हैं। तभी आहाना को और गुस्सा आता है और वो जाह्नवी का जाकर गला पकड़ लेती है। तभी बाथरूम में खड़ा आदित्य जो सारी बातें सुन रहा था वो बाहर आता है और आहाना से जाह्नवी को दूर करता है। फिर ऋषि सारे घर वालों को ऊपर बुलाता है और सारे घर वाले ऊपर आदित्य और जाह्नवी के कमरे में आ जाते हैं और फिर ऋषि सबको सारी बातें बताता है। सब ये जानकर हैरान हो जाते हैं। तभी विक्रम, जब तुम खुद आदित्य को छोड़कर चली गई थी तो फिर क्यों उसके पीछे पड़ी हो? ये बात सुनकर राहाना गुस्सा हो जाती है और गुस्से में विक्रम को जवाब देती है कि मैं खुद नहीं गई थी। ये आदमी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, इसने मुझसे मेरे आदित्य को छीन लिया और अब मैं अपने आदित्य को पाकर रहूँगी। सभी लोग भूपेंद्र की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि आना भूपेंद्र की तरफ ही उंगली करके ये सारी बात कह रही थी। तभी भूपेंद्र की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। भूपेंद्र की आंखों में आंसू देखकर भूपेंद्र का पूरा परिवार बस आश्चर्य करने लगा था। तभी भूपेंद्र, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये लड़की बिल्कुल सत्य बोल रही है। जाह्नवी की माँ को लगता है कि हमें 1 साल पहले पता चला कि जाह्नवी हमारी बेटी है और वो ज़िंदा है, लेकिन ये बात हमें कई साल पहले ही पता चल गई थी। और ये भी सच है कि पहले हमें बेटियां पसंद नहीं थीं और मैं कई बेटियों का गुनहगार बन गया, लेकिन जब हमें जाह्नवी के बारे में पता चला तब हमें जाह्नवी से मिलने का मन किया और हम दिल्ली आए और जाह्नवी को दूर से देखा। तब से हमें जाह्नवी से प्रेम हो गया और हम उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे और उन्हें सारी खुशियां देना चाहते थे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर जाह्नवी से मिलें। तब हमें विक्रम से मित्रता हुई और हम आदित्य को देखे और हमने आदित्य को अपनी जाह्नवी के लिए पसंद कर लिया, लेकिन हमें पता चला कि आदित्य किसी से प्रेम करते हैं। तभी हम आहाना को 2 साल पहले ही गायब करवा दिए और जाह्नवी को बुलवाकर 2 साल बाद इन दोनों की शादी करवा दिए। ये कहकर वो हाथ जोड़कर आहाना के सामने खड़ा हो गया और रोने लगा। आहाना गुस्से में भूपेंद्र को धक्का मारती है और भूपेंद्र नीचे गिर जाता है। तभी जाह्नवी दौड़कर भूपेंद्र को उठाती है और रोने लगती है। तब भूपेंद्र जाह्नवी के आगे भी हाथ जोड़ता है और बोलता है कि बेटा, आपसे मिलने के बाद हम आपको गले से लगाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमने इतने पाप किए हैं कि हमें आपसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। ये कहकर जाह्नवी को अपने गले लगा लेते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। सब ये देखकर भावुक हो गए और सबकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भूपेंद्र आदित्य और सभी परिवार के सदस्यों से माफ़ी मांगता है। सब भूपेंद्र को माफ़ कर देते हैं और आदित्य आहाना से कहता है कि देखो आहाना, इन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन जो तुम कर रही हो ये भी गलत है। अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि मैं जाह्नवी से प्यार करता हूँ और हमारी शादी भी हो गई है। आहाना, तुमने देखा नहीं उसके पिता ने क्या किया मेरे और तुम्हारे साथ? आदित्य, हाँ उन्होंने गलत किया, लेकिन इसमें जाह्नवी की कोई गलती नहीं है और उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा के लिए उसी का रहूँगा। यह सुनकर आहाना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर सब नीचे आ जाते हैं क्योंकि पार्टी में सारे मेहमान आए हुए थे और सब पार्टी का आनंद उठाते हैं। पार्टी ख़त्म हो जाती है और सब बहुत थके हुए होते हैं। प्रिया और उसका परिवार भी अलविदा लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब सब सही होता है। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन भूपेंद्र और जाह्नवी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जाह्नवी की माँ आती हैं और कहती हैं कि वह दोनों बाप बेटी अपने में व्यस्त हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर दोनों मुस्कुराते हैं और फिर जाह्नवी, माँ आप तो उदयपुर चली जाएंगी ना? भूपेंद्र, हाँ बिल्कुल। जाह्नवी की माँ, नहीं हमारी नौकरी है और हम जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे। भूपेंद्र, लेकिन जाह्नवी की माँ, प्लीज़ अब कोई बात नहीं होगी, चलिए सोने चलते हैं। ये कहकर सब खड़े हो जाते हैं और उतने में जाह्नवी की तबीयत खराब हो जाती है। भूपेंद्र जाह्नवी को हॉस्पिटल ले जाता है
और जानवी की माँ को सारे घर वालों को बताने को बोलता है। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो भूपेंद्र बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि जानवी माँ बनने वाली है। सब भूपेंद्र की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब जानवी को लेकर घर चले जाते हैं। फिर 2 दिन बाद जानवी का सारा परिवार उदयपुर चला जाता है और जानवी की माँ दिल्ली में ही जहाँ रहती थी वहीं चली जाती हैं। कुछ महीने बाद जानवी और आदित्य को एक बेटी होती है और जानवी का पूरा परिवार यह सुनकर बहुत खुश होता है और सारे लोग जानवी और आदित्य की बेटी नित्या से मिलने आते हैं। सब नित्या को लेने के लिए बेकरार थे, पर सबसे पहले उससे भूपेंद्र जी लेते हैं और बोलते हैं, देखिए विक्रम जी, अब अपने यहाँ ही हम सबका रहने का व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि नित्या के साथ हम जानवी का बचपन भी जीना चाहते हैं। ये बातें सुनकर सब खुश हो जाते हैं।